हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम सोल्व करने वाले क्लास 12 की 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस और हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7। और इसके पहले के क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो भी देख लें ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसमें हमने बेसिक चीज़ें सीखी हैं। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस एक्सरसाइज में हम मेनली प्लेन के इक्वेशंस या प्लेन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी तक हमने लास्ट एक्सरसाइज में लाइंस की इक्वेशन से डील किया है, ठीक है। तो प्लेन की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, ठीक है। और इसमें जो ए बी सी है वो डायरेक्टली होते हैं डायरेक्शन रेशोज, ठीक है। किसके डायरेक्शन रेशोज? जो ये प्लेन है उसके नॉर्मल वेक्टर के। जैसे ये कोई प्लेन है तो इसके जो नॉर्मल वेक्टर है ये वाला, इसके डायरेक्शन रेशोज होते हैं ए बी सी। और उस केस में होते हैं जब हमारा डी पॉजिटिव हो, ठीक है। तो जब भी हमें कोई भी इक्वेशन गिवन हो, जैसे यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर 1 है राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव नंबर हो तभी हम इसके कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को बोल देंगे डायरेक्शन रेशोज a, है ना। y के कोफिशिएंट को 1, है ना, और z के कोफिशिएंट को भी 1। तो इसी तरीके से जो हमारे डायरेक्शन रेशोज हैं वो क्या हो जाएंगे यहाँ से a, b और c। और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो हम लास्ट एक्सरसाइज में सीख ही चुके हैं, ठीक है। वो करते हैं हम a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन बी अपॉन सिमिलर हो जाएगा और सी अपॉन सिमिलर। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो वही वहाँ पर लिखा रहता है। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट से इस प्लेन का, ठीक है। तो जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करेंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम, सपोज किसी पॉइंट से x1, y1 और z1, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो होता है, पहले तो मोड होना चाहिए डिस्टेंस में, ठीक है। इस पॉइंट को हमें इस प्लेन में पुट करना है। तो x1 है तो x की जगह x1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन रूट में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एक चीज हम मेन भूल ही गए कि जो ये d है d भी इधर आएगा माइनस में, ठीक है। तो ये आ जाएगा d, है ना, और बाहर मोड, क्योंकि बेसिकली ये लाइन क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में हम ये कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं, ठीक है। तो 2D में क्या होता था, वहां पे होता था ax प्लस बी वाई प्लस सी, बट यहाँ पर सी जेड माइनस डी। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से अगर किसी डिस्टेंस से हमें इस प्लेन का डिस्टेंस चाहिए, है ना, किसी पॉइंट से, तो वो ये आ जाएगा। बट अगर हमें इस प्लेन का डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से, जैसे यहाँ पर भी पूछा गया है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें पता है कि ओरिजिन का पॉइंट हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या 0 0 0, वो क्या हो जाएगा? तो x1 y1 z1 हम क्या पुट कर देंगे 0 सिंपली, तो ये आएगा माइनस डी, बट डिटर्मिनेंट है तो इसलिए ये आ जाएगा d अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और डिटर्मिनेंट लगा देंगे, ठीक है। तो माइनस डी लिखो, डी लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको अब सोल्व करते हैं। सबसे पहला है ए पार्ट,
तो यहाँ पर है z इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a b हमारा 0 है क्योंकि ax और by तो इसमें है नहीं, और c z इक्वल्स टू d है। बट यहाँ पर जो d का कोफिशिएंट z का कोफिशिएंट है c, वो कितना है यहाँ पर 1 है, और a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू कितना है 0। ठीक है, तो हमारे डायरेक्शन रेशोज आ गए हैं। क्या आ गए डायरेक्शन रेशोज? यहाँ से आ जाएंगे a और b 0, तो 0 0, और ये है c कितना है 1। तो डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ से कितने आ जाएंगे, जो हम करते हैं ये रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर तो 0 ही है और c स्क्वायर 1 है, तो रूट में भी 1 ही रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 0/1, यहाँ पे भी 0/1, और यहाँ पे आ जाएगा 1/1। तो डायरेक्शन रेशोज कितने हो, डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो गया 0 0 और 1। तो एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने थे ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो जो ये डायरेक्शन रेशोज आते हैं ना ए बी सी, है ना, कोफिशिएंट्स को लेके, वो प्लेन के नॉर्मल के ही, है ना, वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज होते हैं। तो चलिए अब डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम ओरिजिन। तो वो क्या आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू, तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं z-2 इक्वल्स टू 0। तो कांस्टेंट को भी इधर लाके और फिर उसमें जिस पॉइंट से भी डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पर ओरिजिन से चाहिए तो उस पॉइंट को इसमें पुट कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, z ही है तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना, ओरिजिन से फाइंड आउट कर रहे हैं। और ये आ जाएगा -2, और रूट के अंदर क्या आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर का एडिशन। ठीक है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 0 और c स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और मोड लग जाएगा। तो डिस्टेंस आ गया है 0 - 2, दैट मीन्स 2 बचेगा क्योंकि मोड है, और डिनोमिनेटर में कितना है 0 + 1 1, रूट कितना आएगा 1। तो डिस्टेंस आ गया है फाइनली 2। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, ये क्या है x + y + z इक्वल्स टू 1। तो इसके भी जो कोफिशिएंट्स है वो क्या हो जाएंगे हमारे, सिंपली डायरेक्शन रेशोज, क्योंकि यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में है वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तभी हम डायरेक्शन रेशोज लिख सकते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 और 1। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, ये हो जाएगा 1/रूट के अंदर क्या होगा, हमने बताया कि नीचे होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का एडिशन। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1, तो सबका स्क्वायर 1 ही रहेगा, कोमा 1/। अब हमने देख लिया कि रूट में क्या है 1 1 1 3 है रूट में, है ना, तो 1/√3, और ये भी हो जाएगा 1/√3, और ये भी क्या लिख सकते हैं हम 1/√3 ही है ये भी। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है हमारा L, ये है हमारा N, और ये है अपना N। तो LMN क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर। तो चलिए अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा ओरिजिन से, इसी को 1 को हम इधर ले आएंगे, तो x + y + z - 1 इक्वल्स टू 0, और इसमें अब हम 0 0 0 से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए सारे के सारे जो 0 0 0 है वो इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो ऊपर बचेगा -1, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, वही a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए बी सी यहाँ पर ये है 1 + 1 + 1, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा देखो -1, तो ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया डिस्टेंस इक्वल्स टू 1/√3। और जो हमारे सी पार्ट है और डी पार्ट है बिल्कुल सिमिलर ही है, सेम प्रोसेस है, डायरेक्शन रेशोज कैलकुलेट करो, डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करो। ठीक है, वो एक पार्ट हो गया, फिर उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो और डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 5y + 8 है, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 5y इक्वल्स टू -8, ठीक है, ये उधर जाएगा। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है, तो इसीलिए इसमें दोनों साइड -5 और 8, ये इससे माइनस कर देंगे,
तो जो हमारा अभी ये y का कोफिशिएंट है -5, वो क्या हो जाएगा हमारा, y का कोफिशिएंट क्या होता है b, तो डायरेक्शन जब रेशियोज कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 0, -5 और z का कोफिशिएंट भी 0। समझ में आ रही है बात। और फिर उससे डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट कर लेंगे और फिर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी ऐसा ही केस है, z = 2 वाला, ठीक है, y = 8, बस यहाँ पर एक कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था। तो सेम ही प्रोसेस है, आप थर्ड और फोर्थ पार्ट भी इसका सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर 3i + 5j - 6k। तो हमें उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस है 7 यूनिट्स और जो परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है इस वेक्टर के, ठीक है। तो जब भी हमें एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए होती है तो उसके लिए ये कंडीशन, एक तो ओरिजिन से डिस्टेंस है और एक नॉर्मल वेक्टर, तो ये कंडीशन हमें चाहिए होती है। जैसे हम लाइन की इक्वेशन लिखते थे कहाँ पे, 2D में भी क्या करते थे हम, स्लोप और एक पॉइंट, और 3D में भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा कि हमें एक पॉइंट चाहिए जिसके थ्रू वो लाइन पास कर रही है और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, है ना, जिसके पैरेलल हमें वो लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, A1 और B1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है। सपोज ये कुछ ऐसा कुछ प्लेन है, ठीक है, तो अगर इसके एक नॉर्मल वेक्टर हमें मिल जाए n, ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, तो हम इस प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। और हमें और क्या चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन, है ना। सपोज यहां पर कोई ओरिजिन है, ये है 0, 0, 0, तो इस पॉइंट से, है ना, इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम इस प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। और प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल्स टू d। तो यहां पर d क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और यहां पर जो n कैप है वो क्या है, यहां पर तो सिंपली दिया हुआ है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर ही हमें चाहिए, बट यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, ठीक है। लेकिन हमें गिवन है, यहां पर क्या गिवन है, कैपिटल N वेक्टर गिवन है, बट हमें चाहिए n कैप, स्मॉल n कैप, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि जो हमारा n वेक्टर है वो कितना है, 3i कैप + 5j कैप - 6k कैप। तो n कैप फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, है ना। ये तो आपको पता ही है कि कैप यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी वेक्टर का। तो यहां से हम इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले अलग से। तो वो क्या होगा, जो भी इसके कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर करके ऐड करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 + 5 का स्क्वायर 25 और -6 का स्क्वायर 36, यही मैंने लिख दिया है। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ये है 25 और 9, तो ये कितना हो जाएगा 34, और 34 और 36, तो ये हो जाएगा 40, 70, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया है, 70। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 3i कैप + 5j कैप - 6k कैप अपॉन √70, ठीक है। और इसी को अगर यूनिट वाइज लिखे, कैप वाइज लिखे, है ना, i j k के टर्म में, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन √70 i कैप + 5 अपॉन √70 j कैप प्लस -6 अपॉन √70 k कैप, ठीक है। तो यहां से हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल गया है। अब बस इन सारी इक्वेशन इंफॉर्मेशन को इसमें पुट कर दो। और d क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो तो हमें गिवन ही है 7 यूनिट्स है,
ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं आर वेक्टर डॉट, है ना, तो एन कैप यहाँ पर लिख लेंगे 3/√70 आई कैप प्लस 5/√70 जे कैप माइनस 6/√70 के कैप, ठीक है, इक्वल्स टू स्मॉल डी वो है 7 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वेक्टर की प्लेन की इक्वेशन जो ओरिजिन से 7 यूनिट्स पे है और इस वेक्टर के नॉर्मल है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। तो हमारे पास 3 पार्ट्स है ABC, तो यहाँ पर हमें कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम लाइंस में करते थे वहां पर क्या होती थी, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, वैसे ही प्लेन्स में भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली जो आर वेक्टर है उसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप, है ना, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हम लिख देंगे और हमारी कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी इन वेक्टर्स की। तो चलिए सबसे पहले ए पार्ट कर लेते हैं। तो आर वेक्टर की जगह हम लिख देंगे सिंपली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और बीच में है डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहां से अब हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है इन दो वेक्टर्स के बीच में। सिंपल है वो तो हम आई के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1। तो चलिए करते हैं एक्स आई डॉट आई, तो ये आ जाएगा एक्स, वाई जे डॉट जे, है ना, तो ये आ जाएगा प्लस वाई, और ये है प्लस जेड के और माइनस के, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस जेड इक्वल्स टू 2। देखो कितना सिंपल है, बस हमें क्या करना है, आई के कोफिशिएंट्स करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है और आंसर कितना सिंपल आ गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था, जब हमने देखा था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी की फॉर्म वाली जो हमने प्लेन की इक्वेशन देखी थी वो यही तो आ गई है, तो वो कार्टेशियन फॉर्म ही थी। ठीक है, अगर हमें बी पार्ट करना है तो सिंपल वही पुट करना है, क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, है ना, कैप नहीं बोलना है, डॉट यहां पर भी क्या है 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल्स टू कितना है 1। तो बस इसमें भी करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है, x इंटू 2 हो जाएगा 2x, y इंटू 3 हो जाएगा 3y, z के और माइनस 4k तो माइनस 4z इक्वल्स टू 1। ये भी आ गया है कितना सिंपली। ठीक है, चलिए अब सी पार्ट कर लेते हैं इसका जल्दी से। तो सी पार्ट में क्या है, r डॉट s माइनस 2t। तो यहाँ पर आपको s और t वगैरह देख के घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें सेम प्रोसीजर हम लगाएंगे, वही एक्स आई, है ना, आर कैप की जगह एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, और डॉट के बाद जो भी गिवन है, यहाँ पर क्या क्या गिवन है, s माइनस 2t आई कैप, फिर है प्लस 3 माइनस टी जे कैप, फिर है माइनस 2s प्लस टी के कैप इक्वल्स टू में 15। ठीक है, तो ये मैंने पुट कर दिया है और बस आर वेक्टर की जगह ये वेक्टर पुट कर दिया है। अब डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हमें पता है s माइनस 2t एक कोफिशिएंट है किसका, आई कैप का, है ना, तो हम करस्पॉन्डिंग जो भी जैसे पहले से करते आ रहे वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू, तो ये हो जाएगा s माइनस 2t x, y की मल्टीप्लाई होगी 3 माइनस टी के साथ, तो ये आ जाएगा 3 माइनस टी, है ना, y, और ये है प्लस तो z, और यहाँ पर आएगा माइनस 2s प्लस टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस 2s प्लस टी जेड इक्वल्स टू 15। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर आ गया x, दिस x, b y और c z इक्वल्स टू d। तो सिंपल वही करना है कि हमें r वेक्टर की जगह ये सिंपल
एक्स आई वाई जे जेड के पुट कर देना है और हमारी कार्टेशियन फॉर्म्स आ जाएगी सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब प्लेन्स की इक्वेशन है। तो हमें बताना है कि अगर हम उस प्लेन पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डालें तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हमें पॉइंट बताना है जहां पर भी वो मीट करेगा, है ना। सपोज ऐसा कोई प्लेन है एक, समथिंग लाइक दिस। तो ये सपोज यहां पर हमने एक ओरिजिन से क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला ओरिजिन से, तो यहाँ पर ये जो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना, तो यही हो जाएगा हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सपोज इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। ठीक है, सपोज ये पॉइंट है P। तो अब हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सपोज हम पहले A पार्ट सोल्व करेंगे। तो जो A पार्ट है उसमें क्या गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल्स टू d। तो देखो जो ये n कैप है वो क्या होता है इस इक्वेशन में, वो होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम यहां से 2x प्लस 3y प्लस 4z और इसको लिख सकते हैं क्या 12 इधर ले जाके, तो ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव में 12, है ना। तो यहाँ से हमारा जो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएगा इसका क्या आएगा, अब यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है पॉजिटिव है, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज आ जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, और अगर इसी का हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है तो वो आ जाएगा 2 अपॉन रूट के अंदर क्या आता है, इनके स्क्वायर्स का सम। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर आ जाएगा 3 अपॉन सेम 4 प्लस 9 प्लस 16, यहाँ पर भी 4 अपॉन 4 प्लस 9 प्लस 16। क्लियर है। अब 16, 9, 25 और 4, 29। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए हमारे 2 अपॉन रूट 29 और 3 अपॉन रूट 29, है ना, 4 अपॉन रूट 29। तो ये आ गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। और ये किसके को डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं, जो हमारा नॉर्मल वेक्टर होता है ये वाला। ठीक है, क्योंकि जब हम ये डायरेक्शन रेशोज लिखे यहाँ से 2, 3, 4, तो हमने बताया था कि ये डायरेक्शन रेशोज हैं उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के। ठीक है, तो उसी नॉर्मल वेक्टर के हमें डायरेक्शन कोसाइंस भी मिल गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा L, M और N। समझ में आई बात। तो ये जो प्लेन है इसके डायरेक्शन कोसाइंस मीन्स इसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिल गए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें P पॉइंट जो हमने दिया था, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा OP वेक्टर, है ना, इस पॉइंट का वो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो ये होगा x1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और इस पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे वो भी देख लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे x1, y1 और z1। सिंपली हमें जो कोफिशिएंट्स हैं या जो कंपोनेंट्स है i j k के वो हमें लिख देने हैं, वही हमारे हो जाएंगे इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो यहाँ पर जो ये डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं ये तो इस प्लेन की इक्वेशन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है, और ये क्या है, ये भी तो हमारा एक नॉर्मल वेक्टर ही है फ्रॉम ओरिजिन, है ना। तो इसमें भी हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं x1, y1, z1। तो जब दोनों के दोनों नॉर्मल वेक्टर्स के ही वो डायरेक्शन रेशियोज हैं और ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है, तो हमें पता है जब वो सेम ही डायरेक्शन में है ना, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल वेक्टर के हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस जब सेम वेक्टर के हो तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है,
तो हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट एक्सरसाइज में ही बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, फॉर सेम वेक्टर। तो ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। चलिए अब क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे x1 बाय l, ठीक है बात, इक्वल्स टू y1 बाय m इक्वल्स टू z1 बाय n, ठीक है। x1 यहां से उठाया डायरेक्शन रेशियो और l यहां से उठाया, ठीक है, इक्वल्स टू ये सब प्रोपोर्शनल है तो हम एज्यूम कर लेते कि ये k के इक्वल है, ठीक है। अब x1 तो हमें नहीं पता बट हमें पता है l पता है, तो ये कितना है 2 बाय रूट 29 इक्वल्स टू y1 तो नहीं पता है बट हमें पता है 3 बाय रूट 29, ठीक है, 3 बाय रूट 29। z1 अपॉन n क्या है यहाँ पर 4 बाय रूट 29, ठीक है, इक्वल्स टू k। तो यहां से हम क्या करेंगे x1 y1 z1 k के टर्म्स में एक है ना नंबर्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फिर उस k को एलिमिनेट करने के लिए हम एक प्रोसेस करेंगे, वो भी देखेंगे। तो चलिए x1 क्या आ जाएगा, सिंपली इस जो डिनोमिनेटर से है इसको k के इक्वल पुट कर दो तो ये k में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2k बाय रूट 29। y1 क्या आ जाएगा 3k बाय रूट 29, ठीक है। z1 क्या आ जाएगा 4k अपॉन रूट 29। चलिए ये तो आ गए x1 y1 z1, ठीक है। हमें यही तो फाइंड आउट करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेकिन इसमें k का टर्म भी है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ये पॉइंट है P x1 y1 z1 ये इस प्लेन पे ही तो है, ठीक है। तो इस प्लेन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए पॉइंट, क्योंकि वो प्लेन में ही है। तो x1 y1 z1 हम इस प्लेन में पुट कर देंगे और फिर हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो ये है 2x, है ना, तो यहां पर हम क्या कर देंगे 2x1, ये है 3y, तो उस पॉइंट को पुट करेंगे तो 3y1, ऑल राइट। अब ये है 4z, तो 4z1 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात, वो पॉइंट हमने उठा के सीधा इस प्लेन में पुट कर दिया। तो अब हमारा प्रोसेस रह गया है कि बस x1 की जगह ये, y1 की जगह ये, z1 की जगह ये पुट करना है। चलिए कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2k बाय रूट 29 प्लस 3k बाय रूट 29, है ना, और 4z1 तो 4k बाय रूट 29, ठीक है। और ये जो -12 है इसको राइट हैंड साइड में +12 बना देते हैं। चलिए अब यहां पर मैं k कॉमन ले लूंगा सभी में से, तो क्या होगा देखते हैं। यहां से आ जाएगा k कॉमन, तो ये बचेगा, और अच्छा यहाँ पर रूट 29 भी कॉमन ही आ रहा है, सब डिनोमिनेटर में सेम है, तो मैं रूट 29 भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि लिखना ना पड़े ज़्यादा। तो k बाय रूट 29 कॉमन आ गया है, 2 × 2 हो गया 4, प्लस यहाँ पर k बाय रूट 29 बाहर, तो 3 × 3 9, प्लस k बाय रूट 29 बाहर, और ये आ गया 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। तो चलिए अब k फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 16, 9, 25 और 4 29, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 29k अपॉन रूट 29 इक्वल्स टू 12। तो रूट 29 से हमारा 29 जाएगा रूट 29 टाइम्स, ठीक है, तो k आ जाएगा 12 अपॉन रूट 29, ऑल राइट। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। अब बस इसमें और इसमें और इसमें k की वैल्यू पुट करनी है और फिर हमारा x1 y1 z1 आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो x1 है वो क्या होगा 2k मीन्स 2 बाय रूट 29 इंटू k है, तो k की वैल्यू पुट कर देंगे 12 बाय रूट 29, ठीक है। तो 12 2 जा हो जाएगा 24 और रूट 29 हो जाएगा 29, ऑल राइट। तो सिमिलरली y1 भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो y1 क्या आएगा 3 बाय रूट 29, है ना, तो 3 बाय रूट 29 इंटू k, तो k है 12 बाय रूट 29, तो यह आ जाएगा 36 अपॉन
29 है ना, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, मीन्स स्क्वायर हो जाएगा ना अल्टीमेटली, तो हमारा 29 ही आ जाएगा। Z1 भी क्या है 4/√29 इंटू के, तो 4/√29 इंटू के मीन्स 12/√29, तो ये आ जाएगा 12 4 जा 48 अपॉन 29। ठीक है, x1 y1 z1 हमारा आ गया है, यही हमने क्या एज्यूम किया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब इसको P में लिख देते हैं, P पॉइंट माना था ना, तो हमारा आ गया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर 24/29, y1 आ गया है 36/29 और ये आ गया है 48/29। ठीक है, तो इस तरीके से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी भी प्लेन का फाइंड आउट कर सकते हैं जब उसकी इक्वेशन गिवन हो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस है कि हम एक पॉइंट मान ले उस प्लेन पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फिर उस पॉइंट का वेक्टर लिखे, उसका डायरेक्शन रेशियोज लिख ले, उसके बाद उसी प्लेन का हम डायरेक्शन रेशियोज लिख ले, है ना, और डायरेक्शन कोसाइन, तो ये आ जाएगा LMN, और फिर उन दोनों जो हमने पॉइंट माना था वो भी एक है ना वेक्टर परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि परपेंडिकुलर का ही हमें फुट निकालना है, तो वो भी परपेंडिकुलर, और ये भी डायरेक्शन कोसाइन आ गया है परपेंडिकुलर का ही उस वेक्टर के, तो दोनों परपेंडिकुलर, तो LMN है ना प्रोपोर्शनल लिख देंगे x1 y1 z1 के इक्वल टू k, और फिर हम यहाँ से k में आएगी वैल्यूज, k को हम है ना उसी उन पॉइंट्स को हम इस प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर k की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम इसमें कर देंगे। प्रोसेस लेंथी है बट कोई बात नहीं, उसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम लॉजिकल है। ठीक है, तो आप जो ये B पार्ट है, D पार्ट है और C पार्ट है खुद से सोल्व कर सकते हो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स that passes, A part that passes through the point 1 0 minus 2 and the normal to the plane is I plus j minus k cap। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स, 2 इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो इस पॉइंट से पास कर रहा है वो प्लेन और इस वेक्टर के नॉर्मल है। ठीक है, तो हमें वही चीज़ें चाहिए होती है, 2 चीज़ें, कि एक तो नॉर्मल पता चल जाए उस प्लेन का और किस पॉइंट से पास कर रहा है वो। ठीक है, या पहले क्या होता था, ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन होता था। ठीक है, जब r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d करते थे, बट यहाँ पर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं, हमें इस पॉइंट से पास करा हुआ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर किसका, उस पॉइंट का जिससे वो प्लेन पास कर रहा है, और ये है n वेक्टर मीन्स नॉर्मल वेक्टर, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये लास्ट जो लास्ट हम इक्वेशन लिखते थे उससे थोड़ा डिफरेंट टाइप का है ना, तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले ये पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है इस पॉइंट का। ठीक है, तो वो क्या होगा, ए वेक्टर विल बी सपोज ओ ए वेक्टर है ना, ओ क्या है ओरिजिन, और ये पॉइंट क्या है सपोज ए है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करना सीख ही चुके हैं, जब हम लाइंस की इक्वेशन लिखते थे तो क्या करते थे, ओ ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ओरिजिन क्या होता है 0 0 0, तो 1 माइनस 0 आई मीन्स आई कैप, और 0 माइनस 0 तो ये तो 0 जे कैप हो जाएगा, इसको लिखेगा ही नहीं, और -2 माइनस 0 के कैप, तो -2 के कैप, ये हो गया हमारा क्या, ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ऑफ दैट पॉइंट। तो चलिए इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपना r माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप है ना, डॉट n वेक्टर क्या है ना, ये दिया हुआ है i प्लस जे माइनस के, तो इसको पुट कर लेते हैं i प्लस जे माइनस के कैप इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन। और अगर इसी से हमें कार्टेशियन फॉर्म
और अगर इसी से हमें कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली आर वेक्टर की जगह हम एक्स आई वाई जे जेड के पुट कर देंगे, ठीक है, जैसा हम पहले से करते आ रहे हैं। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, माइनस ये तो ऐसे ही रहेगा आई माइनस 2k, ठीक है, डॉट आई प्लस जे माइनस के कैप। चलिए फिर तो यहां पर देखो, तो यहां पर देखो ये है एक्स आई और ये है माइनस आई, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 आई कैप लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही वाई जे, और यहां पर तो जे है ही नहीं तो सिंपली वाई जे ही लिख लेंगे, क्योंकि जब वेक्टर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो जो ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई जे के, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ही होता है, तो वाई जे ही रहेगा और जेड के इस के साथ ही होगा, तो जेड के माइनस, और ये माइनस 2k है तो ये ओवरऑल प्लस 2k हो जाएगा, तो जेड के प्लस 2k, तो ये आ जाएगा जेड प्लस 2k कैप, ठीक है, तो ये आ गया है, और यहाँ पर डॉट है आई प्लस जे ना माइनस के इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में। तो देखो x माइनस वाई आई, तो ये किसके साथ होगा, i के साथ होगा, यहाँ पर 1 है तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे करेंगे। तो x माइनस 1 आई कैप डॉट आई कैप, है ना, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 1, सिंपल i डॉट आई 1। तो सिमिलरली y जे कैप, और यहाँ पर है जे कैप, तो ये आ जाएगा प्लस y, ठीक है, प्लस जेड प्लस 2 और माइनस के कैप, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस जेड प्लस 2, सिंपल। बस अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेना है, तो x माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2, है ना, माइनस की मल्टीप्लाई हो गई, तो x प्लस वाई माइनस जेड, है ना, और ये बचा माइनस 1 और माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 3, और इसको अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म भी आ गई और फिर हमारे पास एक कार्टेशियन फॉर्म भी आ गई है, ठीक है। तो यही हमें दोनों पूछी गई थी, एक तो कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट भी सोल्व कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले इस पॉइंट से पास करने वाला पोजीशन वेक्टर लिखना है, जैसे हमने ये लिखा है OA वेक्टर, ठीक है, एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन i माइनस 2j प्लस के। तो ऐसे रिपीटेटिव क्वेश्चंस हमें करने की जरूरत नहीं है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, तो आप उसको भी इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। ए पार्ट है 1 1 माइनस 1 6 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 3। तो इन 3 पॉइंट से पास करने वाला हमें प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो प्लेन का इक्वेशन थ्रू 3 पॉइंट्स क्या होता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ए बी सी वेक्टर क्या है, जो ये कोऑर्डिनेट्स है ना, जो ये ए है सपोज और ये बी है, ये सपोज सी है, तो इन कोऑर्डिनेट्स का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर और स्मॉल सी वेक्टर, ठीक है। तो हमें वो फाइंड आउट करना है और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, सी माइनस ए वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके यहाँ पर हम लिख देंगे इजीली। तो चलिए सबसे पहले हम ए वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए वेक्टर क्या है, ए कोऑर्डिनेट का पोजीशन वेक्टर, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही लेंगे हम पोजीशन, ठीक है, जैसा हम पहले भी करते आ रहे। तो 1 माइनस 0 आई दैट मीन्स आई कैप, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0 जे दैट मीन्स प्लस जे कैप, एंड माइनस 1 माइनस 0 के कैप, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर लिख सकते हैं हम, तो बी वेक्टर आ जाएगा 6i 4j माइनस 5k, ठीक है। सी वेक्टर क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस 4i
-2j + 3k। तो चलिए ABC हमें पता चल गया है, अब हमें फाइंड आउट करना है B वेक्टर माइनस, है ना, A वेक्टर और C वेक्टर माइनस A वेक्टर। चलिए B वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो ये क्या है, हमें इस B वेक्टर में से A वेक्टर माइनस करना है, तो जो करस्पॉन्डिंग कैप्स के साथ होगा वही माइनस होगा, है ना, उनके कोफिशिएंट। तो 6i माइनस i, तो ये हो जाएगा 5i, ठीक है। 4j और ये प्लस j है तो माइनस होगा, 4j माइनस j, तो ये आ जाएगा प्लस 3j, ठीक है। सिमिलरली -5k और ये माइनस k है तो -5k और माइनस करना है तो प्लस k, तो ये आ जाएगा -4k, ठीक है। सिमिलरली C वेक्टर माइनस A वेक्टर हम माइनस कर लेंगे, है ना, फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा -4i और माइनस i, तो ये आ जाएगा -5i। यहाँ पर है -2j प्लस j, तो ये भी -j हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा -3j। सिमिलरली C माइनस A दैट मीन्स 3k और ये माइनस माइनस k, तो 3k प्लस k, तो ये हो जाएगा +4k। तो ये आ गए हमारे, इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे, डिटर्मिनेंट की हेल्प से ले लेंगे, सिंपली i j k। अब बहुत इजीली ये कर लेंगे क्योंकि आपने वेक्टर्स में ये सब किया हुआ है। तो b माइनस a के कंपोनेंट्स लिखने हैं, 5 3 -4, तो ये आ गया 5 3 और ये -4। अब c माइनस a के भी कंपोनेंट लिखने होंगे, तो -5 -3 और 4, ठीक है, -5 -3 और 4, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कितनी आएगी, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सेकंड रो है और थर्ड रो है उसमें सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर +3 +5 +3, यहाँ पर -5 -3, यहाँ पे -4 और यहाँ पर +4। तो अगर हम -1 किसी भी रो में से कॉमन ले ले, सपोज थर्ड रो में से अगर हम कॉमन ले ले -1, तो क्या आएगी वैल्यूज i j के। सेकंड रो तो एज इट इज रहेगी 5 3 -4 और थर्ड रो से -1 बाहर, तो ये बचेगा 5, यहाँ पर -1 बाहर तो 3 और +4 में से -1 बाहर, तो ये आएगा -4। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड रो और थर्ड रो सेम आ गई है एग्जैक्टली। और जब भी किसी डिटर्मिनेंट के अंदर सेम रो या सेम कॉलम आ जाए, है ना, कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रोज, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो -1 × 0 हो जाएगा आपका 0, तो हम लिख सकते हैं 0 वेक्टर, ठीक है। तो यहां से हमारी क्या वैल्यू आई, 0 वेक्टर। और जब भी ये जो हम करते हैं b माइनस a c माइनस a, तो ये होता है जो हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं a b c, उनकी अगर हमें कोलिनियरिटी चेक करनी हो कि वो एक लाइन में है या नहीं। कोलिनियरिटी क्या होती है कि सपोज ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट है ना, कोऑर्डिनेट, तो क्या ये एक लाइन में है, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, a b c, और b माइनस a c माइनस a फाइंड आउट करते हैं। अगर उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आ जाए, तो 0 आ जाए दैट मीन्स हम बोलते हैं a b एंड c आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में है वो सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए अभी यहां से हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिख देंगे प्लेन की, तो क्या आ जाएगी, r वेक्टर माइनस a वेक्टर क्या है, i प्लस j माइनस k, तो i प्लस j माइनस k डॉट 0 वेक्टर, ठीक है। तो जो ये पोर्शन आया जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया था वो आ गया है 0 वेक्टर। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी x की वैल्यू कहीं पे भी लेंगे ना, तो सारे के सारे ना r वेक्टर, तो इसमें यहाँ पर 0 वेक्टर हैं, तो अगर आप इसमें x i y j है ना z k लिखेंगे तो 0 होने के कारण सारा का सारा वैल्यूज 0 के इक्वल ही आ जाएगा। तो आप r कुछ भी ले लें, तो ये जो 0 वेक्टर के कारण हम लिख सकते हैं दैट इट सेटिस्फाइज, दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज, है ना, फॉर ऑल r वेक्टर, ठीक है। तो जब भी कोई
3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उससे इन्फिनाइट प्लेन्स पास कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट देयर विल बी इन्फिनाइट प्लेन्स पासिंग थ्रू किसके पासिंग थ्रू, ए बी एंड सी। तो जो ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है इनके थ्रू बहुत सारे इन्फिनाइट प्लेन्स होंगे जो है ना इस इक्वेशन के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और क्यों होंगे कि जब भी कोई लाइन कोलिनियर हो जाती है, कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, तो उससे हम इन्फिनाइट प्लेन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सोल्व। तो बी पार्ट है 1 1 0 1 2 1 -2 2 -1। तो इन 3 पॉइंट्स के थ्रू हमें प्लेन की इक्वेशन लिखनी है अगेन। तो चलिए वही सेम प्रोसीजर लगाएंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो यहाँ से डॉट और यहाँ पर आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये पॉइंट है सपोज ए बी और सी, तो इनके थ्रू हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, पोजीशन वेक्टर्स। तो चलिए ए वेक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 0 है, तो आई कैप प्लस जे कैप के कैप तो 0 ही हो जाएगा। और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। और सी वेक्टर क्या आ जाएगा, -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। ये हमारे 3 वेक्टर्स आ गए, पोजीशन वेक्टर्स आ गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर ये है और ए वेक्टर ये है, तो आई कैप माइनस आई कैप तो ये तो 0 ही हो जाएगा, करेक्ट। और 2j माइनस जे तो ये आ जाएगा जे कैप, और ये बचेगा प्लस के कैप, क्योंकि ऊपर वाले में कोई भी के कैप नहीं है तो माइनस हो जाएगा 0। चलिए अब सी माइनस ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये हो जाएगा -2i माइनस आई तो -3 आई कैप और 2j और यहाँ पर j तो ये आ जाएगा प्लस जे कैप, माइनस कर रहे हैं हम याद रखना, और माइनस के और वहाँ पर तो के कैप है ही नहीं तो माइनस के कैप एज इट इज, ठीक है। तो बी माइनस ए सी माइनस ए वेक्टर्स भी आ गए। अब अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो वो भी डिटर्मिनेंट के थ्रू ही करना है। तो ये आ गया आई जे के कैप, ठीक है। तो बी माइनस ए के कंपोनेंट्स क्या क्या है, जे और के। तो यहां पर हमारे पास कोई भी आई तो नहीं है, तो इसीलिए हम यहां पर लिख देंगे 0, जे का 1 है और के का भी 1 है। सी माइनस ए के कंपोनेंट्स तो यहां पर आ जाएगा -3 1 और -1, ठीक है। तो -3 1 और -1। चलिए अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आई के ये फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो आई आ जाएगा, और यहाँ से 1 × -1 तो -1 और 1 × 1 तो यहाँ पर भी हम बीच में माइनस करते हैं, डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हुए, तो ये आ जाएगा -1 माइनस जे, तो यहाँ से ये और ये गया तो 0 × -1 0 -3 और × 1 तो -3 और बीच में माइनस भी रहता है तो ये आ जाएगा +3, है ना। और के कैप ये सब कैप में है, तो के लिए क्या करेंगे, ये गया तो 0 × 1 तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और -3 और 1 तो -3, ठीक है, लेकिन बीच में माइनस तो ये आ जाएगा +3। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा -2i -3j +3k। ये सब आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना वेक्टर्स में सीख लिया है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं कर रहे एक्सप्लेन करने में। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट जिसका लिया है वो आ गया है ये -2i -3j +3k, ठीक है। अब बस ए वेक्टर हमें पुट करना है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलिए लिख लेते हैं, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर कौन सा है, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, डॉट
ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आ जाएगा -2 i कैप -3 j कैप +3 k कैप, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी आ गई है वेक्टर की प्लेन की वेक्टर इक्वेशन। अगर इससे हमें कार्टेशियन फॉर्म भी कैलकुलेट करना है तो आप इजीली यहाँ पर xi, yj और z के पुट करके ये माइनस करके फिर डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो आपकी एक कार्टेशियन इक्वेशन भी आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन 2x + y - z = 5। तो इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने हैं इस प्लेन के जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे हमें मिलेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट कर लेना चाहिए या जान लेना चाहिए क्या होता है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a + y/b + z/c = 1। तो यहां पर जो ये a, b और c है ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज नहीं है, इतना क्लियर रखना। तो जो यहां पर a है वो क्या है, x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट हो गया a, जो ये प्लेन x एक्सिस पे जितने लेंथ पे कट करेगा वही हमारा a। y इंटरसेप्ट हो गया है b, और z इंटरसेप्ट मीन्स z एक्सिस पे कहां पे कट करेगा ये प्लेन, वो होता है c, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। और वैसे भी हम प्लेन के केस में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C यूज करते हैं फॉर डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज कहाँ से आएंगे, ये जो 2 है ना, यहाँ से 1 और यहाँ से -1, वो आएंगे हमारे डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो हमें इस लाइन को, इस प्लेन को, इक्वेशन को, प्लेन की इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा x के, y के, z के, वही हमारे इंटरसेप्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 2x + y - z = 5 है। तो हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 1 लाना है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा 5, तो 5 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 2x + y - z/5 है ना, और इधर भी 5/5 डिवाइड कर दें दोनों साइड। तो ये 5 इंडिविजुअली जाएगा सभी के नीचे, तो 2x/5 + y/5 - z/5, ठीक है। और 5/5 1, तो राइट हैंड साइड में तो 1 ही बन गया है ना। अब हमें क्या करना है, x y z का जो न्यूमरेटर का जो कोफिशिएंट है वो 1 रखना है। तो ये 2 जो है नीचे जाएगा, तो x/2 कहाँ जाएगा, 5/2 है ना, 5 के भी नीचे, प्लस यहाँ पर तो सेम ही रहेगा y/5, प्लस जो ये माइनस है ये भी कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा -5 = 1, ठीक है। तो माइनस नीचे हो, डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो या बाहर हो, सेम ही बात है। तो बाहर वाला माइनस हम डिनोमिनेटर में लेके चले गए। तो अब ये वही फॉर्म बन गया, x/a, y/b, z/c। तो चलिए अब यहाँ से लिख लेते हैं, x इंटरसेप्ट हो जाएगा 5/2, y इंटरसेप्ट हो जाएगा 5 और z इंटरसेप्ट हो जाएगा -5। तो ये आ गए हमारे इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन ऑन द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, कवर करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट हैं।